हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। मैं आ गया हूँ आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत नया वीडियो लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। अच्छा, मुझे कुछ बात कहनी है कि मेरी कुछ बातों से मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं बहुत ऑफेंड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ऑफेंड हो रहे हैं। लेकिन मैं उसको भी एक क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं बल्कि एक अप्रिसिएशन के तौर पे लेता हूँ। और मुझे ये बात समझ में आती है कि आप लोग कितना सिनेमा के लिए पैशनेट हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने हीरोज़ के लिए आप लोग कितना पैशनेट हैं, कि आप लोग सब लोग जो आपके फेवरेट हीरोज़ हैं वही सबसे बेस्ट हैं, ये आप बताने की कोशिश करते हैं। आई लव इट ऑल। प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग, जो भी आपके मन में दिल में है। आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो अच्छा कहिए, आपको गाली देने का मन करता है तो आप गाली भी दीजिए। आई लव इट ऑल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन मी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट एक फ़िल्म थी, और ये जॉनरा ही मेरा बहुत फेवरेट है। ये जो सांपों के ऊपर फिल्में बनती हैं, ये इंडिया में बहुत ही एक फेवरेट, इंडिया में क्यों पूरा अब्रॉड भी वहाँ पे बनती रहती हैं हमेशा। एनाकोंडा बनी और फिर बहुत सारी फिल्में पास्ट में भी बनी हुई हैं। लेकिन इंडिया में जो बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, जैसे नागिन बनी थी जो 70s की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट थी, और फिर 80s में आके नगीना बनी, और नगीना के बाद जो फिल्म उसकी बनी, नगीना का एक सीक्वल बनी। जी हाँ, 80s में सीक्वल बनी। यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन 80s में एक फिल्म सीक्वल बनी जिसका नाम था निगाहें। वो नगीना की सीक्वल थी। अच्छा, नगीना बहुत बड़ी हिट थी उस साल की, शायद सबसे बड़ी हिट थी या सेकंड बिगेस्ट हिट थी, उस डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग, शायद निगाहें तुरंत उसके बाद बनी, 2 साल के अंदर ही, 2-3 साल के अंदर ही निगाहें बनकर आ गई। लेकिन निगाहें उतनी चल नहीं पाई। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि निगाहें क्यों नहीं चल पाई और हम क्या करते, और जो डायरेक्टर साहब थे वो क्या करते तो फिल्म चलती। तो इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा जी, जो कि बड़े अंडररेटेड कमर्शियल डायरेक्टर हैं। उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने सुपरहिट भी दी हैं। और श्रीदेवी जी के साथ उनका बहुत अच्छा रैपो था, एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी एक्टर डायरेक्टर के बीच की जो केमिस्ट्री होती है, और उनके साथ उन्होंने काफ़ी फिल्में की। आगे भी उन्होंने काफ़ी फिल्में श्रीदेवी जी के साथ बनाई थी, शेरनी और ऐसे 1-2 फिल्में और। तो ये जो फिल्म थी नगीना, ये एक इच्छाधारी नागिन के ऊपर थी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ये होता है कि श्रीदेवी जी एक इच्छाधारी नागिन होती हैं, और उनका जो नाग होता है, उसकी जान, उसकी आत्मा, आप जो भी समझ लीजिए, वो ऋषि कपूर जी के अंदर एक तांत्रिक, जो कि अमरीश पुरी जी ने प्ले किया, वो डाल देता है। तो वो उस नाग के पीछे रहती हैं, जो कि ऋषि कपूर ने जो बच्चा बने हैं, जो वो ऋषि कपूर, वो मतलब उनकी वो जो बच्चे हैं जिसके अंदर नाग की जान आ गई, वो ऋषि कपूर जी हैं। तो वो उससे वो चाहती हैं कि किसी तरीके से वो मेरा नाग वापस आ जाए। लेकिन फिर ऋषि कपूर जी और उनकी माँ के बीच का प्रेम और वो सारी चीज़ें देखकर वो डिसाइड करती हैं कि मैं इससे शादी करूंगी और इस तरीके से मैं अपने नाग के साथ रह सकूंगी। लेकिन अमरीश पुरी जी, जो कि एक तांत्रिक बने हैं, वो नागमणि के चक्कर में हैं, और वो नागमणि पाने के लिए उनको ये इच्छाधारी नागिन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरह से वो सारी चीज़ें होती हैं, और श्रीदेवी जी किस तरीके से अमरीश पुरी जी को हराती हैं और एक अच्छी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ, जो कि ऋषि कपूर जी हैं, उन्होंने निभाती हैं। वो पूरी एक नगीना फिल्म थी। इस फिल्म के स्ट्रक्चर से हम आगे बढ़ते हैं, तो निगाहें पे आते हैं। निगाहें जो उसका सेकंड पार्ट थी। ओके, निगाहें के बारे में मैं आपको निगाहें की कहानी फिर से थोड़ी सी जैसे ऐसे ही अपडेट करवा देता हूँ। तो काफ़ी टाइम बीत गया है। ऋषि कपूर और श्रीदेवी जी एक एक्सीडेंट में मर गए हैं। एक एक्सीडेंट में ऋषि कपूर और श्रीदेवी जी मर गए हैं, और उनकी एक छोटी बच्ची पीछे रह गई है, जो कि जिंदा हो गई रह गई है। वो अब ये नई वाली श्रीदेवी हैं। तो फिल्म की कहानी ही स्टार्ट होती है एक सैड नोट से, विच इज़ वेरी रॉन्ग। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक सैड नोट से, कि पहले जो आप लोगों ने सेटिस्फैक्शन देखा था कि जिसमें एक इच्छाधारी नागिन वापस को एक इंसान का रूप मिल गया और अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती है, वो सब गलत था। तो फिल्म की स्टार्टिंग का नोट ही कुछ ठीक नहीं था, कुछ और किया जा सकता था। वो हम लोग उस पर आएंगे। और तो अब ये जो श्रीदेवी हैं, ये प्योर ह्यूमन है, इनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनके अंदर नाग नागिन वाली बात है। ये वापस उसी गांव में, उसी हवेली में आती हैं जहाँ पे उनकी माँ रहती थी। आने के बाद अक्सर हम दिखाते हैं कि 2 नाग उनका हमेशा पीछा करते रहते हैं। अच्छा, ये 2 नाग जो हैं, ये प्रोटेक्टर नाग की तरह पहले पार्ट में भी दिखाए गए थे। तो ये इनका पीछा करते रहते हैं और इनका खासकर कुछ प्रोटेक्शन करते रहते हैं। इसी बीच में अमरीश पुरी जी, जो कि फर्स्ट हाफ में थे, फर्स्ट पार्ट में जो तांत्रिक थे, उनका एक शिष्य है जो अनुपम खेर जी बने हैं। और अनुपम खेर जी जो है अब वो नागमणि चाहते हैं, और अब वो उस नागमणि के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें इनको इन 2 नागों के बारे में पता चलता है, और इन नागों की वजह से उनको श्रीदेवी जी के बारे में पता चलता है
कि अरे ये तो उसी की बेटी है जिसने मेरे गुरु को मारा था, तो वो उससे भी बदला लेना है और वो नागमणि भी हासिल करनी है। तो उस कोशिश में अनुपम खेर जी रहते हैं। ये मिला जुला के आपको मैंने इस फिल्म का प्रमाइस बताया है। तो अनुपम खेर जी क्या करते हैं कि वो एक बच्चे को नाग बना देते हैं, बचपन में ही उठाकर एक बच्चे को नाग बना देते हैं और फिर से उसको नाग बनाकर रखते हैं और फिर उसको ह्यूमन बनाकर फिर भेजते हैं ताकि वो श्रीदेवी जी को पटा ले और उनसे उनका काम करवा ले। ये बच्चा और कोई नहीं, ये बच्चा सनी देओल होता है, जो बड़ा होकर सनी देओल हो जाता है। फिर किस तरीके से ये दोनों नाग और श्रीदेवी जी और ये लोग मिलकर किस तरीके से अनुपम खेर से बदला लेते हैं और अनुपम खेर को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देते हैं और सनी देओल भी इनका साथ देते हैं और सनी देओल किस तरीके से उनके छुटकारे से बाहर आ जाते हैं, ये पूरी निगाहें, ये पूरी एक फ़िल्म है और ये ख़ास कुछ चल नहीं पाई थी। तो अब मैं देखिए ये पूरी प्रमाइस वगैरह बताने में ही थोड़ा सा टाइम चला जाता है और ये सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है। तो ये वीडियोस ख़ासकर उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने ये दोनों फिल्में देखी हुई हैं, और अगर नहीं देखी हुई हैं तो आपको और मज़ा आएगा अगर इसके बाद आप वो दोनों फिल्में देखेंगे और फिर मेरा ये वीडियो सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, आपको कमेंट करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम आ जाते हैं निगाहें के ऊपर। तो निगाहें में जो सबसे पहली बात मैंने कही कि फ़िल्म का स्टार्ट ही एक सैड नोट पे होता है, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। फिर हम आ जाते हैं फिल्म की कास्टिंग के ऊपर। देखिए अनुपम खेर जी बहुत महान कलाकार हैं, लेकिन जिस दौर में ये फिल्म बनी उस दौर तक आते आते अनुपम खेर जी ने इतने सारे कॉमेडी और कैरेक्टर रोल्स कर लिए थे कि उनको एक डेंजरस विलन समझकर जो ऑडियंस की जो एक्सेप्टेंस थी, उनसे डरना, वो एक बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि उन्होंने इतनी कॉमेडी कर ली थी और इतने वो इस तरह की फिल्में वो करते थे। और उन्होंने इस फिल्म का उनका जो इंटरप्रिटेशन था और जो डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन था वो बहुत ठहराव वाला, बहुत बैलेंस वाला, अंडर प्ले वाला बिल्कुल नहीं था और वो थ्रेटनिंग तो कहीं से भी नहीं लगते थे, वो थोड़े से हाइपर लगते थे। तो कहीं ना कहीं इस रोल के इंटरप्रिटेशन में और इस रोल की कास्टिंग में गलती हुई। उसी समय के आसपास एक और फिल्म आई थी शेषनाग नाम की, जिसमें डैनी ने वही रोल किया था, उसी तरह के एक तांत्रिक का रोल किया था। तो मेरे ख्याल से कि इस फिल्म के लिए भी डैनी ही सूटेबल थे, या उस लेवल का वो आदमी जो अमरीश पुरी जी ने जो टेरर, जो थ्रेट जो दिखाया था फर्स्ट पार्ट में, वैसा अगर होता तो इसमें और भी अच्छा होता। ये तो एक मैं इन रेट्रोस्पेक्ट में एक सोल्यूशन बता रहा हूँ कि वो और भी अच्छा होता, उनको देखकर डर लगता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो थोड़े से एक परेशान टाइप के इंडिविजुअल, उनकी परेशानी ज़्यादा दिखती है विलन की, जबकि परेशानी ज़्यादा होनी चाहिए हीरोज़ की या हीरोइंस की या जो भी फिल्म के प्रमुख पात्र हैं वो विलन की नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये इस फिल्म के स्टार्टिंग में जो गड़बड़ी हुई थी, और अगर मेरे हाथ में कास्टिंग होती तो शायद उस चीज़ को मैं नहीं करने की कोशिश करता, या फिर अनुपम खेर जी को एक और भी ज़्यादा भयानक गेटअप देकर उनको एक और भी ज़्यादा बैलेंस्ड रूप देकर करवाता। ये भी एक मेरा इट इज़ वन ऑफ माई ओपिनियंस। अब हम फिल्म की स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। देखिए फिल्म में जैसे नगीना में स्टार्टिंग होते ही ऋषि कपूर को उन खंडहरों में जो ऋषि कपूर को श्रीदेवी एक गाना गाते हुए दिखती हैं और भूली बिसरी प्रेम कहानी, और ऋषि कपूर उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आपको फिल्म में एक हुक लग जाता है कि कुछ तो होने वाला है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम सीक्वल्स की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सीक्वल्स में जनता कुछ नया तो चाहती है लेकिन वो पुरानी चीज़ों को हटाना नहीं चाहती है। सीक्वल्स जनता उस एक्सपीरियंस को रिलिव करना चाहती है एक नए तरीके से। कहने का मतलब एक पुरानी दारू इन न्यू बॉटल, यू नो, द सेम एक्सपीरियंस बट इन अ लिटिल बिट डिफरेंट वे। तो वी शुड नेवर टच दैट। तो ही कनेक्शन होता है पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से, और जब वो कनेक्शन होता है तो ये चीज़ बहुत ही स्ट्राइक करती है, लोग तालियां बजाते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं, और लोगों के सामने दोनों फिल्में एक ऑर्गेनिक, एक खुद एक ऑर्गेनिक एंटिटी, एक ही चीज़ लगती है जो इसमें नहीं थी। तो जब श्रीदेवी जी वापस आती हैं तो उनको भी उन्हीं खंडहरों में पुरानी श्रीदेवी जी की आत्मा
उनको भी वो गाना रिपीट होना बहुत ज़रूरी था, भूली बिसरी प्रेम कहानी, क्योंकि सुपरहिट गाना था। उस गाने का एक नया वर्जन रिपीट होना बहुत ज़रूरी था। उनको भी वो पुरानी श्रीदेवी जी उन खंडहरों में दिखना बहुत बहुत ज़रूरी थी। और वो इंट्रीग स्टार्टिंग से हो जाता कि ये पुरानी श्रीदेवी नई श्रीदेवी को क्यों दिख रही है। तो ये बात होनी बहुत ज़रूरी थी। फिल्म का हुक पॉइंट पहले से ही मिल जाता। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ पुरानी श्रीदेवी दिखना ज़रूरी थी? क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने पुरानी श्रीदेवी की आत्मा दिखाई है। इस फिल्म में उन्होंने पुरानी श्रीदेवी की आत्मा एक जगह फोटो से बात कर रही है। फोटो में से उसकी आत्मा बोलती है कि नागों को कि अब तुम लोग मेरी बेटी को रक्षा करो और अब तुम लोग मेरी बेटी को नागमणि तक पहुंचाओ ताकि उसके अंदर की शक्ति जागृत हो। तो जब आप पुरानी श्रीदेवी को ला ही रहे थे तो ऐसा थोड़े ना, जब आत्मा बात कर रही है तो सिर्फ फोटो में क्यों है? यू कैन टेक एक और फिल्म को एक और डायमेंशन ऐड होता था ना। फिल्म को एक आत्मा वाला भी डायमेंशन ऐड होता था सांप वाले डायमेंशन के साथ। तो ये दो फिल्में, दो जॉनरा मिक्स भी होते। और हमेशा जब हम सीक्वल बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी तो चीज़ें कुछ तो ऊपर करनी पड़ेंगी ना, कहीं ना कहीं तो वो सारा फ्लेवर मेंटेन करते हुए भी। तो एक ये भी बात बहुत 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 ज़रूरी थी। अच्छा, आप लोगों को हैरानी हो जाएगी, जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी दोबारा जाके देखिए, कि हमारी जो इच्छाधारी नाग और नागिन वाली फिल्में होती थी उसमें सबसे बड़ा हाई पॉइंट होता था कि जब हीरो या हीरोइन आदमी से नाग बन जाता था। पूरी फिल्म में उसके लिए बिल्डअप होता था, आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट। आपको जान की हैरानी हो जाएगी कि निगाहें फिल्म में एक बार भी श्रीदेवी नागिन नहीं बनी। यस, इट इज़ ट्रू। तो कितना बड़ा पॉइंट उन्होंने मिस किया। और वो क्यों नहीं बनी वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कहानी में। तो मैं कहानी शुरुआत करता था, अगर मैं होता था फिल्म का राइटर, तो मैं कहानी शुरुआत करता था एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पर ये जो श्रीदेवी है ये नॉर्मल बच्चा ही है, इंसान का बच्चा ही है, लेकिन जब कभी भी बीन की आवाज़ सुनाई पड़ती है या इस तरह की कोई चीज़ सुनाई पड़ती है तब ये इसके अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं और आसपास के लोगों को लगता है इसको फिट्स हो रहे हैं, बट एक्चुअली ये पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है। और कुछ सर्टन कंडीशंस में जाकर ये भी नागिन बन सकती है। और ये तो जो बीन वगैरह की जब आवाज़ें और इस तरह की आवाज़, तो इसके ऊपर फिट्स आते हैं। तो जो बचपन में लोगों को वो लगता है कि इसको कोई बीमारी है और उसके इलाज वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं, उनको ये नहीं पता, या फिर ये बात जो प्राण साहब जो उसके दादाजी हैं ये बात लोगों से छुपाते हैं, या वो इस बात की मेंटेन करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ कभी भी इसके आसपास ना हो। तो श्रीदेवी जी का इंट्रोडक्शन ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। बहुत नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिखाया है कि वो गाड़ी से उतरी हैं और एक म्यूज़िक बजा और उनको दिखा ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा एक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी था। ऑडियंस स्टार्ट से हुक में आ जाती थी और पूरा पता चल जाता था और एक टेंशन पूरी फिल्म में बिल्डअप रहता था कि कहीं भी बीन बजेगी, कहीं भी ऐसी चीज़ होगी तो ये जो श्रीदेवी है ये भी नागिन बन सकती है। ये पूरी फिल्म में नहीं था, ये करना बहुत ज़रूरी था। तो ये तो मेरा एक अगला सोल्यूशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं सनी देओल की बात पर। जो मैंने बताया कि वो एक बच्चे थे, उस बच्चे से अनुपम खेर ने उनको नाग बनाया, फिर जब वो बड़े हो गए तो उनको फिर से उन्होंने सनी देओल बनाकर उन्होंने भेजा और श्रीदेवी को फंसाने के लिए। वेल एंड गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। अगर डायरेक्टर उस राह पे जाना चाहता था तो ठीक है, मैं उस डायरेक्टर को उस राह पे जाने देता था। लेकिन ये बात डायरेक्टर ने ऑडियंस को पहले से ही ओपन कर दी। जी हाँ, ऑडियंस को पहले से ही ओपन कर दी कि एक मैं भेज रहा हूँ किसी को जिसकी आवाज़ में इतना दम है कि उसकी आवाज़ सुनते ही सब लोग उससे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो थ्रिल कहाँ रहा? वो थ्रिल रहा ही नहीं। जो ऑडियंस को एक ट्विस्ट मिलता कि सनी देओल एक्चुअली आदमी नहीं नाग है, वो थ्रिल था ही नहीं, क्योंकि पहले से ही पता था। तो एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ये मिस्टेक मैं कभी नहीं करता था, तो इसका ये मैं कभी नहीं करता था, तो ये एक सोल्यूशन है उसका। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि सनी देओल जी की इमेज जो उस ज़माने में थी वो थी एक्शन की। ओके, तो एक्शन करते थे वो। और आप बिलीव करिए इस फिल्म में सनी देओल जी को गाने से इंट्रोड्यूस किया गया है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सनी देओल जी कोई ऋषि कपूर नहीं थे ना कि वो उनका इंट्रोडक्शन ऐसे हो। तो सनी देओल जी का इंट्रोडक्शन बहुत प्रॉपर, बहुत प्रेसाइज ऐसी जगह होता है जहाँ श्रीदेवी जी फंस गई हैं, गुंडे हैं, और वो एक एक्शन सीक्वेंस में बहुत ही क्लीशेड चीज़ें भी वर्क करती हैं अगर वो सिनेमा के फॉर्मेट में सही हो। तो उनका एक एक्शन रूप में उनका आना और श्रीदेवी को बचाना बहुत वर्क करता था। और फिर वो बाद में उनके अंदर उस नाग को उन्होंने ऐसी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ रखी हैं कि वो श्रीदेवी जी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती ही जाती हैं। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। और वो हम बाद में भी दिखा सकते थे। ये गाना भी अच्छा था, गाना भी हम बाद में ला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एक ये भी मेरा एक सोल्यूशन था कि जो पूरी सनी देओल जी के कैरेक्टर की जो पूरी पिचिंग थी और ये सारी चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन वो गलत था, सही नहीं था, और उसको और भी अच्छा
किया जा सकता था और इस तरीके से उस चीज़ को और भी अच्छा किया जा सकता था। अब आ जाते हैं कि हमने श्रीदेवी जी की एक आत्मा इस्टेब्लिश कर दी, सनी देओल जी को इस्टेब्लिश कर दिया, नई वाली श्रीदेवी जी को हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये भी कभी भी नाग बन सकती हैं, नागिन बन सकती हैं। इसके बाद हम एक ऐसा पोर्शन दिखाते कि इन दो नागों की मदद से, जो दो नाग श्रीदेवी जी के प्रोटेक्टर हैं, जिस धागे से और जिस तावीज़ से सनी देओल को कंट्रोल किया जा रहा है, वो तावीज़ हट जाता है। सनी देओल अनुपम खेर जी के कंट्रोल में नहीं रहता है। सनी देओल और श्रीदेवी जी का प्यार हो जाता है और ये प्यार आगे चलकर शादी में भी बदल जाता है। अनुपम खेर उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, अनुपम खेर उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। फिल्म में क्या दिखाया गया है, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। फिल्म में भी लगभग ऐसे ही चीज़ दिखाई गई है, लेकिन वो थोड़ी गलत तरीके से दिखाई गई। फिल्म में क्या दिखाया गया है कि ये दोनों नाग श्रीदेवी जी की आत्मा के कहने पर जो नागमणि है, जो नागमणि है वो लाकर श्रीदेवी जी, अब जो नई वाली श्रीदेवी हैं, उनको वो नागमणि टच करवा देते हैं, जिससे अंदर उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ और वो सारी पावर आ जाती हैं, जो कि जाकर सनी देओल को छुड़ा कर ले आती हैं। नॉट वर्किंग एट ऑल। तो अगर आपको ये चीज़ दिखानी भी थी कि नागमणि से ये आपने ऐसा वो पावर ले लिया, तो एक तो पहली बात क्या होता है ना कि इन सारी चीज़ों में सनी देओल बहुत एक्शन हीरो है और उनका हीरोइज्म डाउन हुआ, जो कि ठीक नहीं था। तो एक तरफ हमको सनी देओल का हीरोइज्म मेंटेन करना था, दूसरी तरफ हम अगर ये चीज़ दिखा भी रहे हैं कि अब उसको नागमणि मिल गई है और वो नागमणि मिलकर और वो नागमणि की शक्ति से ये श्रीदेवी जी ने अनुपम खेर को हराया। ठीक है, हम यहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से हम ये दिखा सकते थे और सनी देओल जी को भी ये असलियत और ये सच्चाई पता चल गई है। और हम सीक्वेंस ऐसा रखते थे कि उसमें सनी देओल जी का भी हीरोइज्म बराबर दिखता था और उनके कैरेक्टराइजेशन भी सही से होते थे। तो कहानी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि श्रीदेवी जी को ये जो दोनों नाग थे, ये मेरे हिसाब से ये दोनों नाग श्रीदेवी जी को नागमणि के पास ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक इंटरनल स्ट्रगल की बात है ना, एक इंटरनल स्ट्रगल और खुद की आइडेंटिटी क्या है, वो खुद की आइडेंटिटी का जो स्ट्रगल जो इस फिल्म में नहीं दिखाया, वो इस सीक्वेंस में दिखाना बहुत ज़रूरी था कि किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को अचानक से पता चले कि मैं सिर्फ आदमी नहीं बल्कि मैं नाग भी हूँ, तब वो क्या होगा। वो एक बहुत खूबसूरत पॉइंट था जो फिल्म में, जो डायरेक्टर के सामने बाहें फैलाए खड़ा था, लेकिन डायरेक्टर ने उसको गले नहीं लगाया। तो ये एक पॉइंट करना बहुत 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 ज़रूरी था। अब श्रीदेवी जी को पता है कि वो नागिन भी बन सकती हैं और ये नागमणि की पावर से। तो यहाँ के उसके बाद ये फिल्म आगे जाती। अब उन्होंने अनुपम खेर का कैरेक्टर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने अनुपम खेर का कैरेक्टर ऐसा दिखाया, मैं क्लाइमैक्स को नहीं छेड़ता था, मैं क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता, और अनुपम खेर के कैरेक्टर को जो उन्होंने बड़ी बात उन्होंने ये दिखाई कि वो बहुत बड़ा कुछ यज्ञ कर रहा है। मैं भी वही दिखाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बहुत बड़ा तांत्रिक यज्ञ कर रहा है जिससे उसको ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि ये दोनों नाग, अनुपम खेर ये बात समझ गए हैं कि ये दोनों नाग ही मेन प्रोटेक्टर हैं। अगर इन दोनों नागों को कंट्रोल में कर लिया तो श्रीदेवी भी कंट्रोल में आ जाएंगी और ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों नागों को कंट्रोल करने के लिए अनुपम खेर ये पूरा वो करते हैं और वो एक इन्होंने तांत्रिक यज्ञ दिखाया, मैं दिखाता था एक नाग यज्ञ। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, 90s अर्ली 90s की एक फिल्म है दूध का कर्ज, उसमें ऐसा एक सीक्वेंस है कि सांप ही सांप आकर एक पूरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और सिर्फ उस एक सीक्वेंस की वजह से वो फिल्म जो है सेमी हिट हुई थी। तो उस तरीके से सांप आते और सब के सब उस यज्ञ में गिरते और बहुत ही गज़ब का विजुअल होता, बहुत ही गज़ब का क्लाइमैक्स होता, सांपों का एक अलग से गाना होता, बहुत बहुत मज़ा आता था और फिल्म पक्का सुपर हिट होती थी। लेकिन उससे ऐन मौके पे जब अनुपम खेर चाहते हैं तब वहाँ पे श्रीदेवी आ जाती हैं और वो अनुपम खेर को कहती हैं कि मैं तुम्हें ले चलती हूँ, तुम इनको छोड़ दो और मैं तुम्हें ले चलती हूँ नागमणि के पास। और अनुपम खेर जी उस बात को मान लेते और वो नागमणि के पास ले जाते, लेकिन वो श्रीदेवी के पीछे पीछे उस नागमणि की तरफ जाते, लेकिन वो नागमणि एक धोखा होती, क्योंकि जिस श्रीदेवी के पीछे वो आए हैं वो श्रीदेवी असली श्रीदेवी नहीं, वो आत्मा श्रीदेवी थी, जो पहले भी हमने दिखाया, बीच में भी दिखाया, एंड में भी दिखाया। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, ये वही फॉर्मूला है जो मधुमती में दिलीप कुमार और ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण के साथ यूज़ हुआ, ये इस फिल्म में भी होता, ज़रूर होता, बहुत अच्छा लगता। और उधर पैरेलल किसी को पता भी नहीं चलता, जब ये श्रीदेवी, जब ये वाली श्रीदेवी
जो इस फिल्म में है, जो यंग है, ये और सनी देओल जब एंटर करते असली नागमणि के साथ अनुपम खेर को पकड़ने के लिए, तब पता चलता है कि ये तो आत्मा ने सारा खेल किया है। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस जो अगर निगाहें में होते तो निगाहें मेरे ख्याल से उतनी ही बड़ी हिट, नहीं तो उससे भी बड़ी हिट हो सकती थी। इन माई हम्बल ओपिनियन ये चीज़ें डायरेक्टर को कहनी चाहिए थी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू अगेन गाइस, थैंक यू।